क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट एम्प्लॉयर कौन है, जिसका रेवेन्यू $500 बिलियन से भी ज़्यादा है? क्या आपको पता है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में 10 साल से कौन टॉप करते आया है? हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड लिगासी। दोस्तों, एक बात होती है, हाँ, वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद समंदर भी आएगा, बस थक कर ना बैठे ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ऐसे ही एक सपना और मंजिल के कहानी से चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये था साल 1918, मार्च 29 का सुबह, और किंगफिशर ओकलाम शहर के बारे में। वहाँ एक गरीब किसान थॉमस गिब्स वाल्टन और उनकी पत्नी नैन्सी ली के गोद से एक बच्चा पैदा हुआ। मासूम सा चेहरा, सफ़ेद सा रंग, जैसे कि फूल की तरह खिल रहा था, जिसका नाम रखा गया साम, यानी पूरा नाम सामुएल मोरी वाल्टन। दोस्तों, थॉमस अपने ही खेत में खेती कर रहा था और उसका छोटा सा परिवार के साथ खुशी में रह रहा था। इसी खुशी में और एक खुशी ऐड हो गया उसके लाइफ में। ये था साल 1921 का, और थॉमस का और एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया बॉड, पूरा नाम जेम्स बॉड वाल्टन। दोस्तों, थॉमस था एक फार्मर था, और फार्मिंग से जितना भी इनकम हो रहा था, उससे उसका फैमिली को चलाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अब तक तो उसका फैमिली भी बड़ा हो चुका था। इसीलिए वो फार्मिंग छोड़कर 1923 में अपना भाई का एक कंपनी ज्वाइन कर लिया। उस कंपनी का नाम था वाल्टन मॉर्गेज कंपनी, जो कि मेट्रोपॉलिटन लाइफ इंश्योरेंस का एक एजेंट की तरह काम कर रहा था। और थॉमस उस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद अपना फार्म को क्लोज कर दिया, क्योंकि उसी टाइम में ना ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड चल रहा था। तो क्या है ये ग्रेट डिप्रेशन? दोस्तों, ग्रेट डिप्रेशन एक ऐसा पीरियड था जो कि 1929 से 1939 के बीच यूएस में देखा गया। यूएस में सिर्फ नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में उसका असर देखा गया। वहाँ पे सब सारे कंट्री को एक इकोनॉमिक शॉक लगा था, और यूएस का मेजॉरिटी स्टॉक गिर गया था। इसी टाइम में सब फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी को फेस कर रहे थे। तो थॉमस तो एक गरीब किसान था, वो भला कैसे बच पाता? कंपनी ज्वाइन करने के बाद भी थॉमस का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आया। इसीलिए तो रोजी रोटी के लिए थॉमस ने अपनी पूरी परिवार के साथ मसूरी के एक शहर से दूसरे शहर घूमना था। दोस्तों, इसी दौरान थॉमस का बड़ा बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, और वो ज़िंदगी को महसूस कर रहा था। लेकिन ये भी क्या ज़िंदगी है जिसमें खुशी कम, ठोकर ज़्यादा था? इसीलिए तो वो बचपन से ही एक सेल्फ मेड इंडिविजुअल बन गया, क्योंकि ये बोला जाता है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवान को जलना सिखाती है, गिरने वालों को तो होती है तकलीफ़, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। दोस्तों, मॉर्निंग शोज द डे। इसी तरह शाम भी बचपन से ही बहुत टैलेंटेड था। वो जब 8th ग्रेड में पढ़ रहा था, तो उसे यंगेस्ट ईगल स्काउट अवार्ड मिला, और एडल्ट लाइफ में भी शाम को बॉय स्काउट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा ईगल स्काउट अवार्ड मिला था। दोस्तों, इसके बाद शाम का फैमिली मसूरी की कोलंबिया टाउन को शिफ्ट हो गए, और वहाँ शाम तरह तरह की जॉब किया, और कभी कभी ऑड जॉब्स भी किया। जैसे कि वो कभी मिल्कमैन का जॉब कर रहा था, कभी कोलंबिया डेली ट्रिब्यून
नाम का न्यूज़पेपर बेच रहा था और कभी कभी मैगज़ीन भी बेच रहा था, क्योंकि वो अपना परिवार का बड़ा बेटा था। वो हमेशा एक गिवर एटीट्यूड अपना अंदर डेवलप कर रहा था और हर एक चीज़ सीखने के लिए, हर एक काम करने के लिए वो हमेशा ही क्यूरियस था। इसीलिए तो सैम डेविड एच हिकमैन हाई स्कूल में मोस्ट वर्सटाइल बॉय के रूप में इलेक्टेड हो गया। इसके बाद सैम यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में रॉटक कैडेट में एंट्री हुआ। दोस्तों, ये रॉटक क्या है? रॉटक का फुल फॉर्म है रिजर्व ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स, जो यूएस आर्म फोर्स के द्वारा यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता है। और डायनामिक पर्सनालिटी के कारण सैम ग्रेजुएशन के टाइम में भी परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द क्लास के रूप में इलेक्टेड हो गया। उसका ग्रेजुएशन जैसे ही 1940s में ख़त्म हुआ, वो उसका 3 दिन बाद ही एक नौकरी ज्वाइन किया। जेसी पेनी में सैम वाल्टन ने मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रूप में ज्वाइन किया और उसके सैलरी था $75। दोस्तों, वहाँ से 18 मंथ काम करने के बाद वो अपना जॉब क्विट कर दिया। इसके बाद 1942 में सैम वाल्टन ने यूएस आर्मी इंटेलिजेंस कॉर्प्स में सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के रूप में ज्वाइन किया और प्रमोशन होकर सैम ने कैप्टन रैंक तक पहुंचा। फिर 1945 में सैम वाल्टन ने इन आर्मी से रिटायरमेंट ले लिया। इसके बाद सैम वाल्टन ने बिजनेस करने के लिए सोचा और खुद का रास्ता खुद बनाया, क्योंकि दोस्तों सैम को पता था सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। इसके बाद सैम वाल्टन ने अपनी फादर इन लॉ से $20,000 लोन पे लिए और खुद का $5,000 सेविंग निकाले और आर्कानसास न्यू पोर्ट में खुद का बेन फ्रैंकलिन वैरायटी स्टोर ओपन किए, जो कि बटलर ब्रदर रिटेलर चेन का एक फ्रेंचाइजी था। दोस्तों, सैम वाल्टन का बिजनेस स्ट्रेटेजी बहुत ही ज़बरदस्त था। वो कस्टमर्स को चिपर प्राइस में डोर स्टेप डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे थे। इसीलिए तो सैम वाल्टन का बिजनेस बहुत अच्छा चला। वो अपना सेकेंड स्टोर बेन फ्रैंकलिन स्टोर की थोड़ी दूर में ओपन कर दिए, जिसका नाम रखे टिनी ईगल डिपार्टमेंट स्टोर। ऐसे ही सैम वाल्टन का सेल्स वॉल्यूम $80,000 से बढ़कर $225,000 में पहुंचा, सिर्फ 3 साल में। इसी दौरान सैम वाल्टन लैंडलॉर्ड लोगों के नज़र पे आ गए और उनके बीच एक आरके होम्स नाम का एक लैंडलॉर्ड था, जिनका फैमिली लोग पहले से ही रिटेल बिजनेस में इन्वॉल्व थे। वो चाहता था सैम को मुसीबत में फंसाने के लिए। इसीलिए तो वो अपना लीज एग्रीमेंट को रिन्यू करने के लिए मना कर दिया और रेंट प्राइस को 5% तक बढ़ा दिया। इसके बाद सैम अपनी वाइफ और फादर इन लॉ के साथ बहुत सारा लैंडलॉर्ड लोगों के साथ नेगोशिएट करने के लिए सोचा और वो बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे बढ़े। 9 मई 1950 को सैम वाल्टन ने अपना बिजनेस को रीमॉडलिंग कर दिया। फिर क्या बोले दोस्तों, सैम वाल्टन का सेल्स जो $70,000 था पहले, वो इंक्रीज़ होके $105,000, फिर नेक्स्ट ईयर में $140,000, फिर उसकी नेक्स्ट ईयर में $175,000 में पहुंच गया। सैम वाल्टन इसमें सेटिस्फाई होकर नहीं बैठे, बल्कि और न्यू प्लेसेस का सर्च किए और अपना फैमिली बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए एक सेकेंड हैंड एयरप्लेन खरीद लिए। फिर क्या बोले, उनका फैमिली बिजनेस एक्सपेंशन हो गया, क्योंकि सैम वाल्टन हमेशा यही एटीट्यूड में रहते थे कि मुझे
किस्मत पर नहीं विश्वास, पर अपने आप पर है। और हाथों के लकीरों पर नहीं भरोसा, मुझे तो अपने हाथ पर है। ऐसे ही सैम वाल्टन और उनके भाई जेम्स बॉड वाल्टन कांसास सिटी मसूरी का रस्किन हाइट शॉपिंग मॉल में एक स्टोर ओपन किए और देखते ही देखते पूरे मसूरी में सैम वाल्टन का 16 स्टोर बन गया। सैम वाल्टन का स्ट्रैटेजी बहुत ही अलग था और वो अपना स्टोर्स को सरप्राइज विजिट भी करते थे और एक स्टोर का स्ट्रैटेजी दूसरे स्टोर वालों के साथ शेयर भी करते थे। 2 जुलाई 1962 में सैम वाल्टन और उनका ब्रदर जेम्स बॉड वाल्टन दोनों मिलके आर्कनसास में अपना पहला वालमार्ट स्टोर ओपन किए। दोस्तों, सैम वाल्टन ने अपना वालमार्ट स्टोर पहले तो स्मॉल टाउन में ओपन करने के लिए प्रिफर कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे मार्केट कंपटीशन लो था। अगर स्मॉल टाउन में वालमार्ट स्टोर ग्रो कर दिया तो दूसरे वेंडर मार्केट में एंटर करने के लिए डेयर भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही सैम वाल्टन सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि एक अच्छा इंसान थे और खुद को सोशल वर्क में भी एंगेज करके रखते थे। और हर एक चैलेंज को फेस करते हुए वो एक बेगर से एक बिलियनियर बने। दोस्तों, सैम वाल्टन ने ये हमेशा बोलते थे कि जब मंजिल पर चल पड़े हो तो कांटों को देखकर रास्ता मत बदलना, क्योंकि अगर फूलों पर चलना हो तो कांटों को उनकी औकात दिखानी होगी। और इसी महान आत्मा का 5 अप्रैल 1992 में ब्लड कैंसर से देहांत हो गया। और उसी टाइम में वालमार्ट में लगभग 3,80,000 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे और उसका एनुअल सेल्स $50 बिलियन के आसपास था, जिसमें 1735 वालमार्ट स्टोर, 212 साम्स क्लब एंड 13 सुपर सेंटर था। सैम वाल्टन का डेथ के बाद उनका बेटा रॉब वाल्टन ने वालमार्ट का चेयरमैन बन गया। दोस्तों, ऐसे ही वालमार्ट सिर्फ यूएस में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, जैसे कि इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना ऐसे बहुत देशों में अपना बिजनेस शुरू करने लगा। और 2022 के रिपोर्ट के हिसाब से फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में वालमार्ट सबसे टॉप में है और उसका रेवेन्यू अब तक $572.8 बिलियन हो चुका है। और वालमार्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्राइवेट एम्प्लॉयर है, जिसमें 2.2 मिलियन एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। ऐसे ही दोस्तों, वालमार्ट ने पूरी दुनिया में छा गया और इंडिया का ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को भी कैप्चर कर लिया। लेकिन क्या हुआ फ्लिपकार्ट के साथ? क्यों वालमार्ट ने फ्लिपकार्ट को ही टारगेट करके वह कैप्चर किया? इसी का आंसर जानने के लिए दोस्तों आप हमारे साथ अगले वीडियो तक बने रहिए। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्त लोग के साथ बहुत ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इनसाइड लीगेसी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।